देखिए मैंने कहा था ना यहाँ से कि स्पीशी क्या होता है। स्पीशी स्पीशी मतलब होता है ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स जो मेट कर सकते हैं आपस में। अगर वो मेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं स्पीशी। और ये कहा था किसने? ये कहा था अर्नेस्ट मेयर साहब ने। मैंने उनको एग्जाम्पल दी, अगर डॉग और कैट मेट करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं हो जाएगा प्रोड्यूस, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो स्पीशी नहीं है। अगर कैट और कैट करते हैं क्या? मेट। डॉग और डॉग करते हैं मेट, तब जाके यंग वंस पैदा हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। जो सबसे पहले कहा था ये वाला कंसेप्ट, वो अर्नेस्ट मेयर साहब ने कहा था। और इसने सिंगल हैंडलली विदाउट नीड ऑफ एनी अदर पर्सन इसने कहा था। जो क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था, कि जो ओरिजिन हो गया, शुरुआत कैसे हो गई स्पीशीज डाइवर्सिटी की, इसने बना दिया सेंट्रल क्वेश्चन इसको एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में। जो इस टाइम पे फंडामेंटल क्वेश्चन, सेंट्रल क्वेश्चन है कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, या हाउ स्पीशीज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। इसी को बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो बोलती है कि लाइफ कैसे इवॉल्व हो गई, कैसे हाई लाइफ फॉर्म्स लो लाइफ फॉर्म से कैसे बन गए, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म सिंपल लाइफ फॉर्म से कैसे बन गए, कैसे इवॉल्व हो गए। ठीक है। अ, वैसे ही तो मेयर वॉज अवॉर्डेड द थ्री प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको तीन प्राइजेस दिए गए थे और इसी इनको बोला जाता है क्या? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इतना इनने इसके बारे में काम किया था। एक था क्या? द बल्जान प्राइज इन 1983। ऐसी द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1924। और द क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। इनको तीन प्राइजेस दिए गए। और मेयर साहब जो है वो डाइड एट द एज ऑफ 100, बराबर 16 साल गुजारे इसने, इन द ईयर ऑफ 2004। रिविजन जो है वो आप खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह, या मैं तो रिकॉर्ड करता ही हूँ क्लासेस, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम चलेंगे आगे आगे। सिलेबस बहुत है, ये बात समझिए कि आप क्लास 11th में चढ़ गए। बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन होता है फ्रॉम क्लास 10th टू 11th। मतलब इंसान को लोड आ जाता है दिमाग पे ना, कॉग्निटिव लोड पड़ जाता है जहन पे, दबाव आ जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वसी होता है नीट के बारे में। 10th तक तो आदत हो गई होती है क्वेश्चंस रटने की, बेसिक पढ़ने की। लेकिन कंसेप्चुलाइज पढ़ना, डीप जाना, तो वो 11th से स्टार्ट होता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांजिशन लाइफ में होता है, 10th से 11th क्यों जाना। स्टार्टिंग में लगता है बहुत मुश्किल है इंसान को 11th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ना, या मेडिकल पढ़ना है, नॉन मेडिकल पढ़ना मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन विद टाइम आसान हो जाता है। लेकिन कभी छोड़ना नहीं है पढ़ना। ऐसा नहीं करना है कि आप क्लास में आ रहे हैं आज 14 फॉर एग्जांपल, कल थे 20 25 तक, आज 14 है, कल 10 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 2 आ जाएंगे। तो जो क्लास छोड़ेंगे आज से, उनको आगे चल के इतना प्रेशर बनेगा, उनको इतना पाइल अप हो जाएगा सिलेबस उनको, है ना। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो दिन जा रहे एक एक। फिर 3 महीने के बाद ऐसा बोलता है, 3 महीने बच्चों का एग्जाम के साथ बोलता है सब पढ़ना है 3 महीने में, बराबर दिन में 10 घंटे पढ़ रहा होता है। वैसे कुछ फायदा नहीं आता है, सब भूल जाता है इंसान को, वो नहीं याद रहता है। तो स्टार्ट करना चाहिए हर दिन। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से कि इंसान एक ही दिन पढ़ेगा 10 घंटे। एक दिन 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है 10 दिन इंसान घंटे घंटे को पढ़ेगा, लाख गुना बेहतर उससे है। तो फोकस करिएगा हमेशा क्वालिटी पे और क्वांटिटी। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमें आज यहाँ से पढ़ना है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1.1 आ जाएगा पहले हमें, और 1.2 यहाँ पे हमें आ जाएगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और 1.2 में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। देखिए, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितना वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, है ना। वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स कितनी अमेजिंग है। द एक्स्ट्रॉर्डनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, ठंडे पहाड़ों के ऊपर, डेसर्टियस फॉरेस्ट्स के ऊपर हम देखते हैं किनको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। डेसर्टियस फॉरेस्ट क्या होता है? ये होते हैं वो फॉरेस्ट्स जो मतलब शेड करते हैं अपने लीव्स को, ठीक है, जो शेड करते हैं अपने लीव्स को एनुअली। एनुअली क्या होता है? होता है ना एनुअल चार्ज स्कूल में, तो साल के साल, साल के बाद साल लेते हैं। तो ये अपनी लीव्स को शेड करते एनुअली। ठीक है, एनुअली, हर साल ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। इनको बोलते हैं क्या? डेसिडियस फॉरेस्ट्स। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं। ठीक है। उसके बाद ओशंस देखेंगे हम, फ्रेश वाटर लेक्स हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी हमें मिल जाती है, कितने लिविंग टाइप्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स लीव अ स्पीचलेस। ये बिल्कुल हमें स्पीचलेस छोड़ देते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स,
जो ब्यूटी होती है गैलोपिंग हॉर्स की। अब पता है गैलोपिंग हॉर्स क्या होता है? जब घोड़ा अपनी फुल स्पीड में होता है ना, फुल स्पीड में, खतरनाक स्पीड में, तो घोड़े की चारों टांगे हवा में होती है उस एक पॉइंट पे, जो वो ऐसे कर रहा होता है। आप देखते हो वो वीडियो है ना, फोटोज का, गैलोपिंग हॉर्स का। तो मतलब फास्टेस्ट गेट इसको बोलते हैं। गेट, GAIT, फास्टेस्ट गेट। ये वो गेट नहीं दरवाजा, ये गेट है, GAIT। गेट का मतलब होता है कैसे इंसान चलता है, हाउ समवन वॉक्स, हाउ समवन वॉक, उसको बोलते हैं गेट। ठीक है, GAIT। तो फास्टेस्ट गेट जो एक हॉर्स की होती है, जहां पे चारों टांगे उसको हवा में होती है, तो उसको बोलते हैं गैलोपिंग हॉर्स। कितना खूबसूरत लगता होता है वो गैलोपिंग हॉर्स। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स, और अटैकिंग शार्क। ठीक है, अटैकिंग शार्क इवोक्स आउ एंड डीप सेंस ऑफ वाटर वंडर। ये हमारे अंदर एक आउ करते हैं, इवोक, और डीप सेंस ऑफ वंडर, कि हमें ताज्जुब हो जाता है। आउ का मतलब होता है हम रेस्पेक्ट करते हैं इसकी, हमें डीपली एडमायर करते हैं इस चीज़ को, हम इससे ताज्जुब अंगेज हो जाते हैं हम इस चीज़ से, जब हम देखते हैं इस इंटेलिजेंट डिज़ाइन को यूनिवर्स के अंदर। और साथ साथ हमें इंटेलिजेंट डिज़ाइन का भी अंदाज़ा हो जाता है कि इतना इंटेलिजेंट डिज़ाइन कैसे बन गया होगा, जब इंटेलिजेंट डिज़ाइनर होगा इसके पीछे कोई ना कोई। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन among members of population of a community, or even the molecular traffic inside cell, makes us deeply reflect on what indeed life is. जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इकोलॉजी क्या होता है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, मुझे करना है स्टार्ट पूरा जीरो से ही, है ना, मुझे नहीं जाना है सीधे आगे। देखिए आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे इंसान पढ़ता है एनवायरनमेंट के बारे में, कि स्पीशीज का रिलेशन कैसा है विद एनवायरनमेंट। ठीक है, कैसे वो खाता पीता है, फूड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, रिप्रोड्यूस करता है, सरवाइव करता है, ठीक है, अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाता है। कैसा वो जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, कैसे वो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये सब किस में आती है? इकोलॉजी के अंदर। तो कभी कभी क्या इसमें होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इस चीज़ में, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कभी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, घास बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी क्या होता है मानिए अब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। जो ओवर ग्रेजिंग क्या होते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा घास खाते हैं। जब घास बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर क्या, कंपटीशन बढ़ जाता है, वहाँ पे घास रहता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या हो जाएगा, घास रहता ही नहीं है, सब लोगों ने घास खा दिया है। अब कंपटीशन बढ़ जाता है, जब कंपटीशन बढ़ रहा है खाने के लिए, तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है उनके बीच में। एक सिंपल एग्जाम्पल थी इस चीज़ की। एंड कॉपरेशन, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, जो कॉपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, हम देखते हैं इसमें इकोलॉजी में। अमंग, मैं डिबेट में जाऊंगा, मैं जाऊंगा वहाँ पे, फिर हम हो जाएंगे डिबेट टॉपिक से। among the members of population, among populations of a community, और इवन द जो मॉलिकुलर ट्रैफिक होता है सेल्स के अंदर, है ना, कितना इंट्रिकेट मैकेनिज्म होता है सेल का, कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म सेल का होता है। ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे होती है। ये हमें डीपली रिफ्लेक्ट करवाती है इस चीज़ पे, हम सोच विचार करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि आखिर ये लाइफ है तो है क्या। दिस क्वेश्चन इज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। ये क्वेश्चन कि आखिर लाइफ है क्या, इसके भी अपने दो इम्प्लिसिट क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ये इम्प्लाई क्या करता है, व्हाट डज इट इम्प्लाई। इम्प्लिसिट का मतलब ये आखिर इम्प्लाई क्या करता है। ये दो क्वेश्चंस इम्प्लाई करता है। अब वही बोलता है, द फर्स्ट इज टेक्निकल, जो पहला क्वेश्चन है वो टेक्निकल क्वेश्चन है, वो टेक्निकल क्वेश्चन है। एंड द सेकंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू नॉन लिविंग। दूसरा जो सवाल इसमें उभर जाता है वो ये है कि आखिर क्या है लिविंग एज अपोज टू नॉन लिविंग, जो कि ऑपोजिट ऑफ नॉन लिविंग है। क्या फर्क है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर? ये पहला सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर दो ये है कि इज अ फिलोसॉफिकल वन, वो फिलोसफिकल वन है। ठीक है, फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी जो है ये बन गया है फिलोसॉफी से ना, फाइल बोलते हैं लविंग को, मोहब्बत होना किसी चीज से। और फिलोसॉफी ना, सॉफी, सॉफी का मतलब होता है विजडम। जरूरी नहीं है समझना, मैं समझा रहा हूँ फिर भी। तो फिलोसफी का मतलब होता है आपको विजडम से मोहब्बत होती है, आपको हिकमत से मोहब्बत होती है, आपको क्वेश्चन करना अच्छा लगता है। जब इंसान को क्वेश्चन करना अच्छा लगता है वो डीप जाता है और सवाल पूछता है, क्यों क्यों कैसे आखिर क्या मसला है, कोर क्वेश्चनिंग करता है, उसको बोलते हैं फिलोसफी। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो फिलोसॉफिकल वन क्वेश्चन है, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट
द पर्पस ऑफ लाइफ इज। और वो चाहता है आंसर इस सवाल का कि आखिर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। चलो लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, आखिर मकसद क्या है लाइफ का। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हम सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में जवाब नहीं देंगे, कि साइंस के पास जवाब नहीं है कि वाई वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ। साइंस बोलती है हाउ का सवाल, साइंस वाई का जवाब नहीं दे पाती है। साइंस जो है वो वाई का जवाब नहीं दे सकती है, साइंस खाली हाउ का जवाब दे सकती है। वाई का जवाब रिलीजन देता है, ना कि साइंस। तो ये समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें मिल सकता है वाई का जवाब रिलीजन से, ना कि साइंस से। तो ये सवाल ही फिलोसॉफिकल सवाल है, वाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ये साइंटिफिक सवाल नहीं है। तो एज साइंटिस्ट हमें इसका अटेम्प्ट नहीं करना आंसर, हम चलेंगे आगे। विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट लिविंग इज, हमें देखना खाली लिविंग क्या होता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इफ यू लुक अराउंड you will see large variety of living organisms, be it potted plants है ना जो पॉट में होते हैं, insects हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, या जैसे हम देखेंगे बर्ड्स को देखेंगे हम, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, these are also several organisms, there are also several organisms that you cannot see with your naked eye, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, डायरेक्ट आंखों से, without microscope, but they are all around you, लेकिन वो सारे हमारे इर्द गिर्द है। if you try to increase the area that you make observations in, ठीक है, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर हम अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं हिशाम ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने हवल के इलाके को, यहाँ पे कितने जानवर हैं, यहाँ पे कितने परिंदे चरिंदे हैं। अब मैं अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहा हूँ, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं गाँव में जा रहा हूँ, मैं कश्मीर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं अलग अलग जो है जगहों पे जा रहा हूँ। तो जितना मैं अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को बहुत अच्छे से, तो उतना क्या हो जाएगा, मुझे रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिल जाएगी, उसमें भी ज्यादती हो जाएगी। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it। अगर मैं किसी घने जंगल में जाऊंगा, वहां पे क्या होंगे ऑर्गेनिजम्स, कम के ज्यादा, ज्यादा। मेरे इर्द गिर्द क्या होंगे यहाँ पे, मेरे मोहल्ले में, कम। Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species। तो वही पता है, तो डिफरेंट काइंड हमें मिल जाती है प्लांट्स एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, जो हम देखते हैं, तो वही रिप्रेजेंट करता है एक स्पीशी को, रिप्रेजेंट करता है। मैं किसी इंसान को देखता हूँ, वो क्या कहता है, रिप्रेजेंट। इंसानों को कहता है वो रिप्रेजेंट, कि ये भी इंसान है, ये इंसानों में आ जाता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात चल रही है। अब देखिए पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, द रेंज बिटवीन एंड डिस्क्राइब्ड, उतने स्पीशीज जो नोन है, जो गिने गए हैं, एंड डिस्क्राइब, जिनके बारे में हमें मालूमात मिल गई है, इतने दुनिया में नहीं है जिनके बारे में हम जानते हैं। जितने हैं ना, वो किसको पता नहीं है। अब अंदाजन एस्टिमेशन बोलते हैं कुछ मिलियंस में होंगे, लेकिन किसी को वो स्पेकुलेटिव आइडिया होता है, किसको पता नहीं है कितने ऑर्गेनिजम्स है। अभी हो रही है डिस्कवरी, हमेशा पता नहीं कितने थाउजेंड स्पीशीज होते हैं डिस्कवर एक साल के अंदर। तो बात समझिए कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो गई है अर्थ के ऊपर अभी तक, जो नोन है, जो जानते हैं हम, वो डिस्क्राइब की गई है 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, कोई बोल सकता है चैट में, चलो जल्दी। 10 लाख होता है ना, तो अब 1.7 मिलियन कितना होगा, कितना होगा सर, 17 लाख। 17 लाख टू 18 लाख स्पीशीज नॉन स्पीशीज है, जो अर्थ के ऊपर नॉन स्पीशीज है। अब देखिए ये स्पीशीज, ये नंबर नहीं है, मतलब इंसान इतने सारे, पॉपुलेशन इंसान की 8 बिलियन है, नहीं, ये स्पीशीज है 1.72। और स्पीशीज जो जो नोन है, पता ही नहीं स्पीशीज और कितनी सारी होंगी। फिर भी आप देखिए कितनी एडवांसमेंट होगी, इतनी सारी स्पीशीज को हमने जाना है, कितनी सारी स्पीशीज को, 17 लाख टू 18 लाख, या 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। लाइफ की कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जिंदा है, जो कॉन्शियस है, क्या है, कॉन्शियस। मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए थे, वो आप पढ़ सकते। नोट्स वो हैंड रिटन नोट्स है एनसीईआरटी के ही। या जो सवाल बाद में एनसीईआरटी को अपने सवाल, टेक्स्ट के सवाल होते हैं जो बोर्ड में आते, उनका भी बायजूस पे वो वेबसाइट पे मिल जाते हैं अच्छे से उनके आंसर्स। वो आप खुद ही करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, कि कितनी ज़्यादा वसी डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड की, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर हियर that as we explore new areas and even old ones,
New organisms are continuously being identified. सीधी सी बात है. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. कितने? 1.7 to 1.8 million species of plants and animals in the world. We know that plants and animals in our own area by their local names, है ना? हम जानते हैं अपने लोकल नेम से, कुत्ता, बिल्ली, गाय, चूहा, और क्या होता है, परिंदा, सॉरी, चिड़िया, कौवा, लोकल नेम्स जिसको बोलते हैं. दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं. हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल, बिल्ली को क्या बोलते हैं? हम बिल्ली को बिगर बोलते हैं ना कश्मीर में, आप बिल्ली बोलते हैं. अरब वाले क्या बोलते हैं? तितुन. ठीक है. या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट. ठीक है, पता है. और तिप्ती क्या बोलते हैं? तिप्ती बोलते हैं शिमी. मुझे तिप्ती नेबर यहाँ से, तिप्ती को बोलते हैं शिमी. अच्छा, हम बोलते हैं कुत्ते को डॉग. अरे ये बोलते हैं कल्ब. तिप्ती बोलते हैं कुत्ते को खिरगो. खिर शायद बोलते हैं, खी शायद, ऐसा कुछ बोलते हैं. तो अब देखिए, आप लोकल नेम से हर कोई जानता है किनको? एनिमल्स को. तो दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री. एक ही कंट्री में लोकल नेम्स वैरी कर सकते हैं. हम कश्मीरी में बोलते हैं हून. अगर मैं हून का लफ्ज़ बोलूंगा किसी हिंदुस्तान किसी और जगह पे, वो समझेंगे कुछ नहीं, वो कुत्ता समझेंगे. वही. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other. है ना? एक मीन्स, एक जरिया तो होना चाहिए ना, जिससे हम बात कर पाएंगे दूसरे के साथ. टू रेफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ताकि हम समझे कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. कि इतना इंपॉर्टेंट होता है क्या, नाम रखना किसी चीज़ को. अगर हम चीज़ों के नाम मतलब रखते ही, तो लैंग्वेज नहीं बन जाती. अगर लैंग्वेज नहीं बन जाती, तो नॉलेज हम नहीं सीख पाते, ना आगे पहुंचा पाते, तो कुछ भी नहीं हो जाता. तो इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, लैंग्वेज. अच्छा, इंग्लिश क्यों हम पढ़ते इतना ज़्यादा? क्योंकि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है ना. ग्लोबल लैंग्वेज है ये, लिंग्वा फ्रैंका इसको बोलते हैं ना. यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज, हर कोई समझ पाता है इसको. इसलिए हमारा जो एकेडमिक्स है वो इंग्लिश में ही है. दुनिया में इंटरनेट खोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? इंग्लिश. तो इंग्लिश भी सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये लिंग्वा फ्रैंका है, मजबूरी बन गई है इस टाइम पे. हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसीलिए हमें एक नीड, एक हाजत, एक ज़रूरत है कि हम करें स्टैंडर्डाइज. हम अच्छे से लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम रखें, लेकिन वो नाम जो सब उनके लिए बराबर होंगे, सब मान जाएंगे. वो लोकल नाम नहीं होने चाहिए. अच्छा, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसी को बोलते हैं नोमेनक्लेचर. कि आप ऐसा नाम रखोगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से पहचाना जाएगा. ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली. ये तब पॉसिबल है जब आप ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब करोगे. एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. ठीक है. और इसको बोलते क्या, आइडेंटिफिकेशन. यानी कि किसी को नाम देने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि उसको डिस्क्राइब करें अच्छे से, उसको हम बयान करिए ये क्या है. तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, देन वी नेम दैट ऑर्गेनिज्म, and that name should be same all over the world, and that is called as nomenclature. So the first step is identification and the second step is nomenclature. ठीक है. In order to facilitate the study को आसान करने के लिए, number of scientists have established procedures. उन्हें प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश किए साइंटिस्ट ने, टू असाइन साइंटिफिक नेम, ताकि वो असाइन कर पाए साइंटिफिक नेम. टू नो ईच अदर, ताकि टू नो ईच नोन ऑर्गेनिज्म, ताकि हम हर किसी जाने हुए ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दे सके. साइंटिस्ट ने इसके बारे में जो है हेल्प की है. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. जो एक्सेप्टेबल होता है सारे बायोलॉजिस्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया. कुछ प्रिंसिपल्स पे अग्री करना पड़ता है हर एक को. अग्री हो जाओ इन प्रिंसिपल्स पे. कुछ कवानीन है, कुछ कवायद है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उन पे तुम अग्री हो जाओगे. एक क्राइटेरिया एक होता है, वो बना है प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, उसके बुनियाद पे नाम लिखे जाते हैं. और वो कौन देता है वो क्राइटेरिया? वो देता है, आप रखिए दो नाम याद, या आसान याद करना. देखिए, आप रखिए याद ICBN और ICZN. एक बात ना, देखिए मैं रखता हूँ सामने अपनी एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ी थी बचपन में 4-5 साल पहले. तो यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ सारी होती है लाइंस देखी होती है, आप देखें ना यहाँ पे गैप्स होती है. यहाँ से देखिए आप, इतना सा इलाका खुला है ना, इधर से देखिए आप, इधर से. तो ये फिल करना चाहिए. एनसीईआरटी रखनी है हाथ में. जहाँ पे मैं मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग बोल रहा हूँ वहाँ पे लिखना है वो. जहाँ पे मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ और लिख रहा हूँ ज़्यादा कुछ, वो कॉपी पे लिखना है.
तो ऐसे पढ़नी है एनसीईआरटी। बाकी इसके बाद कुछ नहीं आएगा नीट में, एक सवाल नहीं आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक सवाल भी मिस नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह नीट में, अगर सही तौर से आपने सारे क्लासेस दिए एंड तक, हर कोई क्लास और समझ के याद करके। देखिए, आईसीबीएन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड किसके लिए? बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए। कल मैंने आपसे कहा था कि बॉटनी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जोलॉजी का मतलब क्या होता है? शाबाश, स्टडी ऑफ एनिमल्स। मैं कहता जू रखिए आप याद, जू में कौन होते हैं? एनिमल्स। जूलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनिकल गार्डन जैसे हम बोलते हैं, तो बॉटनी का मतलब क्या होता है? बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स के बारे में पढ़ना। तो अब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर में हम प्लांट्स के नाम रखेंगे, और वो डिसाइड करेंगे प्लांट्स के नाम क्या होंगे। और इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर डिसाइड करेगा कि एनिमल्स का नाम क्या रखा जाएगा। वो इसने यहाँ पे लिखा है, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। यू मे आस्क नाउ, हाउ आर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स नेम्ड? एनिमल टेक्सोनोमिस्ट्स। कल मैंने कहा था टेक्सोनोमिस्ट क्या होता है? टेक्सोनोमिस्ट होता है ऐसा साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ता है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ता है, और नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ता है। पहले करना है क्या? आइडेंटिफाई। फिर करना है क्या? क्लासिफाई। फिर करना है क्या? नेम उसको, ठीक है। तो एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सीधी सी बात है, जो एक होता है प्लांट टेक्सोनोमिस्ट, जो प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद नाम देता है। दूसरा होता है क्या? एनिमल टेक्सोनोमिस्ट, ना कि प्लांट टेक्सोनोमिस्ट, जो एनिमल्स को आइडेंटिफाई करता है, एनिमल्स को क्लासिफाई और नोमेनक्लेचर करता है। तो अ, इन्हीं एनिमल टेक्सोनोमिस्ट साइंटिस्ट ने इवॉल्व कर दिया इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन। ये आईसीबीएन आईसीजेडएन क्या करते हैं? ये नाम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, नाम यही देते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम, ठीक है, जो सब इसमें सब अग्री हो जाएंगे, सारे उस पे अग्री होने चाहिए। अब देखिए, साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, खाली एक नाम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट सेम नेम। दुनिया के कोने कोने में जो भी इंसान होगा, उसको वो सब बोलने चाहिए एक ही नाम। किसी एक एनिमल को वो एक ही नाम बोलने चाहिए, इस पे सब मुत्तफिक होने चाहिए। दे ऑल्सो इंश्योर that such a name used has not been used for any other known organism। उनको ये भी जहन में होता है ये बात भी कि ऐसा नाम किसी और को आज तक नहीं होना चाहिए। जो हम नई को नाम देंगे, वो नाम कहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नया नाम होना चाहिए, जहाँ पे सारे मुत्तफिक तौर पे अग्रीएबल मैनर के अंदर सारे उसको मान जाएंगे, ठीक है, बाय कंसेंसस सारे उस पर इत्तेफाक करेंगे। Biologists follow universally accepted principles to follow scientific names। और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ताकि वो हमें प्रोवाइड कर सके साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स, उन नोन ऑर्गेनिजम्स को जो 1.7 टू 1.8 मिलियन है, करीबन करीबन वो दो जो है मिलियन तक हो जाते हैं लगभग, करीबन करीबन, यानी कि 17 to 18 लाख। अच्छा, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। अब देखिए, नाम तो देना है, अब नाम कैसे देना है वो हमें सीखना है। हम सीखेंगे आज नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए, नाम दिया जाता है दो तरीके से। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, नाम दो होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मिसाल दूंगा, मेरा नाम पता क्या है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मेरा नाम है हिशाम अरशद, है ना? है ना, दो नाम, हिशाम अरशद। ये मेरे बाप का नाम है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? मतलब हिशाम पहचाना जाता है बाप से, कि हिशाम जो है इसका बाप अरशद है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हिशाम अरशद, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब क्या होता है? दो, है ना? ट्राई का मतलब होता है तीन। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जहां पे दो नाम होंगे, बाइनोमियल, टू नेम्स नोमेनक्लेचर। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक तो जेनरिक नाम होता है। क्या होता है इसमें? एक तो जेनरिक नेम होता है, और इसमें होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये समझना है, इसमें एक तो जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ये देखिए, अब ये क्या होता है देखिए, हम पढ़ेंगे इसके बाद नीचे। दिस नेमिंग सिस्टम वॉज गिवन बाय कार्लस लिनियस। ये कार्लस लिनियस साहब ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। किसने?
ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कार्लस लिनियस साहब ने ये नाम दिया था, आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा ये। तो इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो कार्लस लिनियस साहब ने दिया था, प्रैक्टिस करते हैं सारे के सारे बायोलॉजिस्ट्स। ठीक है। उसके बाद द नेमिंग दिस नेमिंग सिस्टम यूज्ड अ टू वर्ड फॉर्मेट, यहाँ पे दो वर्ड फॉर्मेट आ जाता है, वॉज फाउंड कन्वीनियंट। कन्वीनियंस इनको लगी इस बात में कि दो वर्ड होने चाहिए एक नाम में। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो, हम लेंगे मैंगो की एग्जांपल। आखिर मैंगो का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हम देखेंगे वही टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजिफेरा इंडिका। ये है मैंगो का असली नाम। मैंगो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन असल में साइंटिफिक नेम इसका है मैंजिफेरा इंडिका। क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। लेट्स सी हाउ इट्स अ बाइनोमियल नेम, हम देखेंगे। इन दिस नेम मैंजिफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो यहाँ पे मैंजिफेरा आता है, ये कौन सा नेम है? शाबाश, बताइए। पढ़ लिया था ऊपर, जेनेरिक नेम एक होता है और सेकंड वर्ड क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट। तो मैंजिफेरा जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये इसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, रिप्रेजेंट्स द जीनस। तो ये इसका जीनस रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट, ये इसका जेनेरिक नेम है। मैंगो का जो जेनेरिक नेम है वो क्या है? मैंजिफेरा। या बोलेंगे जीनस इसका क्या है? मैंजिफेरा। वाइल इंडिका, जो यहां पे इंडिका आ गया, इंडिका क्या है? इज ए पर्टिकुलर स्पीशी, ये एक मैंगो की पर्टिकुलर स्पीशी है। तो ये कौन सा नाम है? ये स्पेसिफिक एपिथेट है। आप समझ रहे? मैं फिर से बोलता हूं, एपिथेट। हमने कहा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जहाँ पे ऐसा नाम का नेमिंग सिस्टम जो कार्लस लिनियर साहब ने दिया था, जहाँ पे दो नाम लिखे जाते हैं, दो वर्ड्स के नाम दिए जाते हैं। अगर हम मैंगो की एग्जांपल लेंगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका, जहाँ पे मैंजिफेरा जो है वो जेनेरिक नेम होता है या उसको जीनस बोलते हैं, और इंडिका जो है उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। तो इस नाम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट इज जेनेरिक नेम एंड द सेकंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एपिथेट पता है किसको बोलते हैं इंग्लिश में? एपिथेट, एपिथेट बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ड को या फ्रेज को जो किसी को कैरेक्टराइज करता है, जो किसी के बारे में मजीद कुछ बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर उसका अपना नाम है, जेनेरिक नेम। द ग्रेट क्या उसका है? एपिथेट, उसको बोलते हैं एपिथेट। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि मैनजिफेरा इंडिका जो है, यहाँ मैनजिफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, जो उसके पर्टिकुलर स्पीशी के बारे में बताता है हमें, इस मैंगो स्पीशी के बारे में। इज ए पर्टिकुलर स्पीशीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक, जो मतलब स्पेसिफिसिटी लाता है, मजीद कुछ बोलता है। आखिर मैंजिफेरा है, मैंगो तो है, कौन सा मैंजिफेरा? मैंजिफेरा इंडिका, ये वाली स्पीशी मैंगो। कुछ और स्पीशी होगी, कुछ और नाम दिया जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे वही रूल्स लिखे गए कि नाम कैसे देना है, हाउ टू नेम, रूल्स डिस्क्राइबिंग हाउ टू नेम, या जिनको बोलेंगे हम यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, क्या क्या है। देखिए, नंबर वन पॉइंट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जनरली ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, लातिनी जुबान बोलते हैं उर्दू जुबान के अंदर, लैटिन लैंग्वेज के अंदर। एंड रिटन इन इटैलिक्स, और इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स क्या होता है? इटली की जबान नहीं। इटैलिक्स का मतलब होता है थोड़ा ना, मतलब थोड़ा मतलब आप इसको स्लांटेड लिखेंगे, स्लांटेड होती है ना स्लांट हाइट मैथमेटिक्स में, बस थोड़ा आप इसको टेढ़ा लिखेंगे, टिल्ट करेंगे इसको आप, ठीक है? मतलब ऐसे आप लिखेंगे इसको। आप देखिए, मैं लिखूंगा ऐसे, मैंजिफेरा। अवकाश समझ में क्या कर रहा हूँ? कोई लोग, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ना का, मुझे उल्टा लिखना आता ही नहीं, मुझे उल्टा होना पड़ता है इसके लिए, लिखने के लिए। आप समझ रहे? थोड़ा मतलब क्या, उल्टा लिखना, इसको बोलते हैं इटैलिक्स। रिटन इटैलिक्स, थोड़ा बहुत स्लांटिंग स्लांटिंग लिखना, लीनिंग टुवर्ड्स द राइट, राइट की ओर लीन करना, ठीक है? इटैलिक्स का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लीनिंग टुवर्ड्स द राइट, मैं राइट साइड की ओर थोड़ा बेंड कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। तो लैटिन में लिखा जाता है। अब पता है यहाँ पे लैटिन में क्यों लिखा जाता है? यहाँ पे भी एक पीछे एक रीजन है। जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसमें चेंज आना लाजमी होता है, उसमें चेंज आना लाजमी होता है। कोई भी प्योर जबान नहीं बोलता है। अगर हम कश्मीरी बोलते हैं, हम प्योर बोलते हैं? नहीं, हम इम्प्योर बोलते हैं। जो अरब में भी अरब बोलते हैं, जो अरब अरबी बोलते हैं, वो भी प्योर अरबिक नहीं बोलते, उनको भी अरबी जबान में प्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है ना, उसमें इम्प्योरिटीज दाखिल होना ज़रूरी होता है, इनएविटेबली दाखिल हो जाती है क्या?
इम्प्योरिटीज इसके अंदर। लेकिन लैटिन लैंग्वेज जो है ना, या जो ग्रीक लैंग्वेज है, इनको बोलते हैं डेड लैंग्वेजेस। क्या बोलते हैं? मतलब ये इस्तेमाल नहीं करते इस टाइम पे लोग। अब चूंकि लैटिन लैंग्वेज इस टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते लोग ज़्यादातर, तो इसमें चेंज बहुत कम आ जाती है, नेग्लिजिबल, बिल्कुल चेंज नहीं आ जाती है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने चूज कर दिया लैटिन लैंग्वेज को साइंटिफिक नाम लिखने के लिए। अक्सर अवकाश जब भी साइंस में इंसान पढ़े ना, वो अजीब अजीब नाम, वो लैटिन के नाम ही होते हैं, इसलिए इतने अजीब लग रहे होते हैं वो। एंड रिटन इन इटैलिक्स। अच्छा, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उनका चाहे ओरिजिन कुछ भी होगा, उनको नाम लैटिन लैंग्वेज में ही दिया जाता है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड इस बायोलॉजिकल नेम या नोमेनक्लेचर के अंदर होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं शाबाश? जीनस या जेनरिक नेम। हमने कहा था मैंजिफेरा। वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। लेकिन जो सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे होता है, वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो हमने कहा कि जो एक पर्टिकुलर स्पीशी को बयान करता है। इंडिका जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है, मैंजिफेरा इंडिका मैंगो की एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा, both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined. दोनों वर्ड्स जब हम बायोलॉजिकल नेम में लिखते हैं, तो सेपरेटली हम इनको अंडरलाइन भी करते थे। इसको अलग अंडरलाइन, मैंजिफेरा इंडिका फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, या इसको प्रिंट ही कर दिया। अगर हम अंडरलाइन नहीं करेंगे तो प्रिंट कर देते। जब प्रिंट निकालता है ना इंसान, फिर उसको, फिर जब इंसान सेलेक्ट करता है इस मतलब कुछ वर्ड्स को ना, फिर ऐसे इंसान कर पाता है उसको टिल्ट ना, ऊपर ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो वही प्रिंटेड इन इटैलिक्स, को प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स के अंदर, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ताकि ये समझ में आ जाए कि इसका लैटिन ओरिजिन है। किस चीज़ से? कि इसको हम इटैलिक्स के अंदर थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं, थोड़ा बहुत स्लांटिंग लिखते हैं। स्लांटिंग लेटर्स होती है, स्लांटिंग लेटर्स मतलब लीनिंग टुवर्ड्स द राइट, वो राइट साइड की ओर लीन करती है, उसको बोलते हैं इटैलिक्स। तो वैसे इसको प्रिंट किया जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, इनके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के बाद। आप पता है बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं? कितने आसान सवाल। बोर्ड में आता है, वही बताओ रूल्स नोमेनक्लेचर के, बराबर ये चार छपाने वहां पे, बराबर मार्क्स आ जाएंगे। थोड़ा बहुत आप देख इतना लिख सकते हैं आप इसमें, तो बोर्ड तो खत्म हो जाता है आराम से, नीट तक भी सारा खत्म हो जाता है, बोर्ड की बात ही नहीं है। और मोस्ट स्कोरिंग जो पोर्शन है वो बायोलॉजी है, 360 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। बस बायोलॉजी थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है ज़्यादा। जिसको याददाश्त अच्छी होती है वो इसमें अच्छा कर पाता है। कुछ लोग बायोलॉजी से ही परेशान हो जाते हैं जिनको याददाश्त अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी याद तब होता है जब समझ में आ जाता है। पहले करिए आप फोकस समझने पे, बाद में याद करना आसान है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड होता है, अब पता है वर्ड क्या होता है और लेटर क्या होता है? मैं करूंगा और बेस से स्टार्ट। लेटर होता है ना, मतलब A B C D, ये होता है लेटर। वर्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एक वर्ड है, तो पता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है वर्ड। अब देखेंगे हम यहाँ पे, जो यहाँ पे मैनजिफेरा इंडिका जो है, यहाँ पे M कैपिटल है कि नहीं, बताइए मुझे आप। है कि नहीं कैपिटल? ये देखिए आप, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन पेन से। ये देखिए, क्या यहाँ पे M कैपिटल है कि नहीं? हाईलाइटर क्या चलता ही नहीं है यहाँ पे? है कि नहीं यहाँ पे M कैपिटल? है कि नहीं? और यहाँ पे I स्मॉल है कि नहीं? इसका मतलब जो हमारा जेनरिक नेम होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, वो कैपिटल आता है। और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, वो जो वर्ड होता है, वो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल आ जाता है। यहाँ पे M कैपिटल और I स्मॉल, कितना आसान है ये? वही बोल रहा है, द फर्स्ट लेटर डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को, वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। लेकिन उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट आ जाता है, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका के एग्जांपल आप देख सकते हैं। एम इज द कैपिटल एंड आई इज स्मॉल, बिकॉज एम इज जेनरिक नेम और जीनस, एंड आई इज यू नो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट, या इसको स्पीशीज को इंडिकेट करता है ये। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जहां पर भी सवाल पैदा होता होगा जहन में, उधर पर ही आप लगाएंगे क्या? चैट में अपना सवाल इंशाल्लाह, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। वैसे मैं नहीं करता हूँ कोई कोशिश, मैं नहीं चाहता हूँ कोई सवाल आप करे भी। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सब कुछ बोलूँ, आपको वहां से पूछना ना पड़े। ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब चूंकि हमने जान लिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जहाँ पे हम दो नाम देते हैं, जो कार्लस लिनियस साहब ने दिया था, उसमें हम चूंकि
फॉर एग्जांपल हम मैन जिफरा इंडिका के एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट नेम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जेनरिक नेम, और सेकंड नेम होता है स्पेसिफिक नेम। उसके बाद लिखा जाता है ऑथर का नेम एंड में। आप समझ रहे? ऑथर का नेम जिसने वो उसको नाम दिया होता है। देखिए आप, name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form, एक short form में लिखा जाता है। For example, Mangifera indica, और end पे लिख दिया हमने उसको क्या, लिन, LINN। इस लिन का मतलब क्या हो गया? इस लिन का मतलब होता है, काइंडली बिफोर एंटरिंग द अरबिक क्लास। अच्छा, अरबिक क्लासेस मैंने पिछले साल, एक साल से रिकॉर्ड किए थे अरबिक क्लास में, 95% ग्रामर रिकॉर्ड कर दिया। तो मैं आपको लिंक भी सेंड करूँगा ग्रुप में ही, इसी में। जिनको अरबिक पढ़ना हो मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर दिया सारा। और मैंने फिर उसके बाद कुरान क्लास होती है सुबह सुबह, जिनको पता नहीं है, सुबह 7:30 पे मैं सुबह पढ़ाता हूँ। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, सुबह फजर के बाद होती है क्लास इंशाल्लाह, मैं भी सेंड करता हूँ अभी क्लास के बाद ग्रुप में। अच्छा, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये करता है इंडिकेट कि जो स्पीशी है, इसको पहले डिस्क्राइब कर दिया लिनियस ने, यानी कि कार्लस लिनियस ने इसका नाम दिया था। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं क्या, मैंजिफेरा इंडिका लिन। ठीक है, मैंजिफेरा इंडिका लिन। हम वहाँ पे भी 6 पारा पढ़ रहे हैं, हमें 6 पारा ख़त्म कर दिए। मुझे कुरान पूरा पढ़ाना है 30 पारा तक, तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ। एक साल लगेगा इंशाल्लाह इस चीज़ को, इस कोर्स को। अच्छा, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये करता है इंडिकेट कि ये स्पीशी डिस्क्राइब की थी लिनियस ने, सिंस इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? बराबर इम्पॉसिबल है। और मैंने पढ़ा ये असली जोलॉजी, जब इंसान जोलॉजी में होता है ना, ये समंदर है, यहाँ अंधे नहीं है कुछ, अनलिमिटेड नॉलेज होती है। यहाँ इंसान देखता है, फिर उसको बोलते हैं फिल्टरिंग आउट द अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो छोड़ दो, इंपॉर्टेंट पढ़ दो, बस उस पर काम चलाना होता है। यहाँ पे सब पढ़ना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट्स नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। इसीलिए हमारे लिए नेसेसरी है टू डिवाइस, ताकि हम प्लान करें। डिवाइस का मतलब होता है ताकि हम प्लान करें। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्लानिंग, डिवाइस यानी कि प्लान करना। और पढ़ने से पहले प्लान करना चाहिए, डायरेक्टली किताब नहीं पढ़नी होती है। देखिए कैसे पढ़ना होता है। मुझे कोई किताब पढ़नी है, पहले मुझे बोला एग्जाम मुझे कौन सा देना चाहिए वाला एग्जाम, ये किसने दिया है, उससे पूछना है इसमें क्या आता है, कि एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, एग्जाम कितने टाइम तक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसा वाला एग्जाम है, मुझे सिलेबस कितना है, ये प्लान करना होता है। पढ़ूंगा मैं किस हिसाब से, टाइम डिवाइड करना है स्लॉट्स के अंदर, प्रायोरिटाइज करने हैं, मतलब लेसन्स को पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। स्मार्ट वर्क में प्लानिंग आ जाती है ना। स्मार्ट वर्क देखिए ना, स्मार्ट वर्क देखिए, SMART, यहाँ पे पॉइंट आ गया वैसे भी। स्मार्ट वर्क में जो नहीं, 5 चीज़ देखिए। एस होता है स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक पढ़ना है। कोई पढ़ते हैं दिन रात रेफरेंसेस, पूरे दिन रात पढ़ रहा होता है बायोलॉजी रेफरेंस, मैंने खुद पढ़ी थी, मैंने भी गलती की थी उस टाइम पे। वैसे मुझे नीट नहीं करना था, मैंने नीट दिया ही नहीं था, मुझे शौक नहीं था डॉक्टर बनने का, मुझे शौक था प्रोफेसर बनने का ही। लेकिन मैंने भी गलती की थी, मैंने रेफरेंस इतनी मोटी मोटी पढ़ी थी बायोलॉजी के बारे में अपने टाइम पे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं आया था। NCERT के सवाल सारे आते हैं वैसे भी। मसला है कि स्पेसिफिक रहना है इंसान को पढ़ने में, सिर्फ वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट होगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ देना है। नंबर 2, मेजरेबल, मेजर कर रहे हैं मुझे कितना पढ़ना है आज, इतना। नंबर 3, अचीवेबल, जो इंसान अचीव भी कर पाएगा। ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हो, आप पता ही नहीं आप कितना अचीव कर पाओगे। जो अचीवेबल होगा वो पढ़ना है। और रेलेवेंट, जो एग्जाम में आएगा, जो नहीं आएगा वो क्यों पढ़ना ही है, रेलेवेंट पढ़ना है। और टाइम बाउंड, टाइम को स्पेसिफिक करना है। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन में आ जाता है। तो वही है, हमें स्मार्टली क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि हम सारों को पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। ऑर्गेनिज्म स्टडी को पॉसिबल बनाने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा, और इसी प्लानिंग को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। कि हमें क्लासिफाई करना है अच्छे से, इनको कैटेगरीज में अच्छे से समझना है, फिर तब जाके हम इनकी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, 40 मिनट्स होने वाले हैं, ख़त्म, क्लास हो गया ख़त्म इंशाल्लाह। जितना पढ़ा हमने, ज़्यादा नहीं पढ़ते हम, लेकिन जितना पढ़ेंगे उसको रिवीजन किया करिए खुद ही आप। और आप वीडियो देखने के बाद भी रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो आप देखते हैं रिकॉर्डेड भी। तो इंशाल्लाह पढ़िएगा अच्छे से। बाकी मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ अपने ग्रुप की, जो अरबिक ग्रुप है उसकी, ताकि आप वो भी पढ़ सकेंगे जिनको शौक होगा पढ़ने का। इंशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा क्या होगा, आप कुरान समझेंगे अच्छे से। मैं करता हूँ अभी सेंड इस ग्रुप में भी। ठीक है, तो बाकी रिवीजन आपको खुद ही करना है, मैं कल रिवीजन नहीं कराऊंगा, ये सब आपको पता होनी चाहिए।